12 साल बाद सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन फिर से चालू। 239 पैसेंजर्स के साथ अचानक कैसे गायब हुआ MS-370 विमान। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हमारी एक हिस्ट्री से जुड़ी अनकही स्टोरी के बारे में जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। 12 साल पहले 239 पैसेंजर्स के साथ गायब हुआ MS-370 विमान की गुत्थी सुलझ सकती है। अगर 31 कहा जा रहा है 31 दिसंबर 2025 से दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन फिर शुरू किया गया है। मलेशिया की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के मुताबिक नए तरीके से प्लेन की लोकेशन का अंदाज़ा लगाया गया है। अमेरिकी प्राइवेट कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने कहा है कि प्लेन खोजने के बाद ही वो 630 करोड़ रुपए फीस लेगी, पहले नहीं। मंडे मेगा स्टोरी में आज हम जानेंगे MS-370 फ्लाइट की मिस्ट्री और इसके सर्च ऑपरेशन से जुड़ी पूरी कहानी। तो 239 लोगों के साथ गायब हुआ था MS-370 विमान। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से इसने उड़ान भरी और कहाँ गायब हुआ, आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। 8 मार्च 2014 रात 12:41 मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से मलेशिया एयरलाइंस की MS-370 ने उड़ान भरी। टेक ऑफ के 20 मिनट बाद ही प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया था। इसे आगे साउथ चाइना सी, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड और लाओस होते हुए चीन जाना था। रात 1:19 फ्लाइट मलेशिया के एयर स्पेस से निकलकर वियतनाम के एयर स्पेस में दाखिल होने जा रही थी। मलेशिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट के पायलट से कहा, अब आप हो चीनी मिन सिटी से संपर्क करिए, गुड नाइट। पायलट ने जवाब दिया, ठीक है, गुड नाइट। वियतनाम के एयर स्पेस में दाखिल होने के बाद भी पायलट ने हो ची मिन सिटी के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क नहीं किया, या हो सकता है कर नहीं पाया। अगले ही मिनट प्लेन रडार से भी गायब हो गए। वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने एक दूसरे प्लेन के जरिए MS-370 से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रात 1:30 बजे के बाद यह प्लेन किसी दूसरे प्लेन की रडार पर भी दिखना बंद हो गया। किसी को समझ नहीं आया आखिर प्लेन कहाँ चला गया। बीजिंग जाने वाली फ्लाइट हिंद महासागर पहुंच गई। फ्लाइट के गायब होने के 5 घंटे बाद मलेशिया एयरलाइंस ने जानकारी दी कि फ्लाइट MS-370 मिसिंग है। खोजबीन शुरू हुई तो मिलिट्री रडार पर गायब होने के बाद फ्लाइट का एक रूट मिला। 1:21 बजे फ्लाइट थोड़ा राइट टर्न लेती है और फिर एक लेफ्ट टर्न लेकर बीजिंग से उल्टी दिशा में मलेशिया और थाईलैंड बॉर्डर से होकर हिंद महासागर की ओर जाती है। अब फ्लाइट के पायलट ने ऐसा क्यों किया, ये एक रहस्य है, क्योंकि उसके बाद फ्लाइट मिली ही नहीं। गायब हुआ प्लेन बोइंग 777 था। इसमें एक और ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ था, जिसके ज़रिए यह सैटेलाइट की निगरानी में रहता है। अगर 1 घंटे तक फ्लाइट किसी ग्राउंड स्टेशन से संपर्क नहीं करती तो सैटेलाइट उससे कनेक्ट करता। इससे सैटेलाइट को ऑटोमेटिक प्लेन की जानकारी मिलती। इसे हैंडशेक कहते हैं, जो कि इमरजेंसी के रूप में लगाया जाता है। रात 2:11 पर प्लेन ने सैटेलाइट से हैंडशेक शुरू किया। आखिरी बार सुबह 8:11 बजे सैटेलाइट से हैंडशेक हुआ। जब प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से हैंडशेक किया तो वो आखिरी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हो सकता था। रडार पोजीशंस और प्लेन में उपलब्ध फ्यूल के आधार पर वैज्ञानिकों ने इस सर्कल पर एक आर्क बनाया जहां प्लेन के होने की सबसे ज़्यादा संभावना थी। मतलब उसमें जितना फ्यूल था उस हिसाब से प्लेन कहाँ कहाँ जा सकता था। इसे 7th आर्क कहा गया। ये इलाका हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में आता है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास है। आखिरी MS-370 प्लेन के साथ क्या हुआ, सटीक जवाब किसी को नहीं पता, लेकिन
लेकिन जिस चीज़ के बारे में इंसानों को जवाब पता नहीं होता उस बारे में हम थ्योरीज बनाते हैं कि क्या क्या थ्योरीज हो सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। जैसे भगवान को लेकर कोई कहता है क्रिश्चियन है, कोई कहता है ना अल्लाह है, कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है ईश्वर है। सबकी अलग अलग थ्योरी है। वैसे ही प्लेन को लेकर भी कई सारी थ्योरी बनाई गई जिसमें से 6 बड़ी थ्योरी सामने आई। सबसे पहली थ्योरी, कैप्टन ने सुसाइड के लिए रूट बदला। MS-370 में सवार 227 यात्रियों और 11 क्रू मेंबर्स की जिम्मेदारी प्लेन के पायलट कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह पर थी। अभी ये सुसाइड का प्लान इसीलिए सामने आया क्योंकि पायलट था मुसलमान, और अक्सर दुनिया में जितने भी सुसाइड अटैक होते हैं, आतंकवाद होते हैं, वो मुसलमान, ज़्यादातर मुसलमान उनमें शामिल होते हैं। इसीलिए इस थ्योरी के मुताबिक शाह ने ही साथी पायलट फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद को कॉकपिट से बाहर जाने को कहा। इसके बाद उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिए। ATC से प्लेन का संपर्क टूट गया और फिर शाह ने खुद ऑक्सीजन मास्क पहना और प्लेन का प्रेशर कम कर दिया। इससे प्लेन का ऑक्सीजन लेवल कम होता गया और लोग बेहोश होते गए। शाह प्लेन को मलक्का स्ट्रेट और हिंद महासागर की ओर ले गए और फिर वहीं कहीं प्लेन क्रैश करा दिया। थ्योरी के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि कैप्टन शाह के घर में फ्लाइट सिमुलेटर मिला जिसमें MS-370 से मिलते जुलते रूट्स मिलते हैं। लैरी वैंस जैसे कुछ एयर क्रैश एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्लेन का ट्रांसपॉन्डर और ACARS सिस्टम मैन्युअली बंद किया गया था। ऐसा ऑटोमेटिक नहीं होता। ये सिस्टम कम्युनिकेशन, लोकेशन और डेटा शेयर करते हैं। ये सब कुछ बंद किया गया था, या तो हो सकता है प्लेन हाईजैक किया गया। कहा जाता है कि कैप्टन शाह अपने चहेते नेता अनवर इब्राहिम को जेल भेजे जाने से काफ़ी नाराज़ थे। वाह! हालांकि उनके परिवार ने इन बातों को खारिज कर दिया था। परिवार तो ऐसा ही करेगा। क्या वाकई में ऐसा हुआ था? तो ये एक संभावना है गाइस, इस बारे में कहा नहीं जा सकता। शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो यानी ATSB और एविएशन जर्नलिस्ट जेफ वाइस जैसे कई एक्सपर्ट्स ने माना है कि प्लेन के गायब होने में टेक्निकल फेलियर से ज़्यादा इंसानी दखल के संकेत हैं। बाद में ATSB ने इस थ्योरी से किनारा कर लिया क्योंकि प्लेन तो मिला नहीं तो कहाँ नहीं जा सकता, सब कुछ मैन्युअली किया गया था। 2 ईरानियों ने प्लेन हाईजैक किया, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था गाइस कि प्लेन हाईजैक हुआ। शुरुआती जांच में एजेंसियों ने MS-370 में सवार सभी 239 लोगों का बैकग्राउंड चेक किया। 2 संदिग्ध यात्रियों की पहचान भी हुई। इस थ्योरी के मुताबिक इन्हीं 2 यात्रियों ने कॉकपिट में घुसकर प्लेन हाईजैक किया, फिर ट्रांसपॉन्डर और अन्य कम्युनिकेशन सिस्टम बंद किया। इसके बाद वे प्लेन को हिंद महासागर की ओर दूर ले गए और वहीं क्रैश कर दिया। थ्योरी के पीछे तर्क, जांच एजेंसियों को यात्रियों और क्रू मेंबर्स के बैकग्राउंड चेक में पता चला कि सैयद अहमद रजा डेलावर और पौरिया नूर मोहम्मद नाम के 2 ईरानी यात्री चोरी के पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहे थे। अच्छा, और एजेंसीज को ये सब पहले चेक करना चाहिए, लेकिन चेक कब कर रहे हैं? अब जब प्लेन न पड़ गया। क्या वाकई में ऐसा हुआ? तो ये भी एक थ्योरी है गाइस। अगर प्लेन हाईजैक होता तो कोई डिमांड आती, कोई इसकी जिम्मेदारी लेता। ऐसे में किसी जांच एजेंसी ने इस थ्योरी को ज़्यादा तूल नहीं दिया। शुरुआती जांच में भी मिला कि डेलावर और पौरिया जर्मनी में बसना चाहते थे और कुछ भी नहीं। टेक्निकल वेलफेयर से आग लगी, फिर प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन मलबा भी नहीं मिला। इस थ्योरी के मुताबिक MS-370 में मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फेलियर, एवियोनिक्स में खराबी, आग जैसी एक दिक्कतें हुई, जैसे कि इंजन फेल वगैरह होना। इसके बाद पायलट्स ने प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन प्लेन में स्मोक भर गया या प्रेशर कम हो गया, जिससे सभी बेहोश हो गए। फिर भी प्लेन ऑटो पायलट मोड में तब तक उड़ता रहा जब तक उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। इसके बाद हिंद महासागर में कहीं क्रैश हो गया। थ्योरी के पीछे तर्क दिया जाता है कि इन मारसेट सैटेलाइट से प्लेन को हैंडशेक सिग्नल आए। इससे पता चलता है कि प्लेन उड़ता रहा लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। इमरजेंसी लैंडिंग पेनांग लंकावी एयरपोर्ट पर हो सकती थी, जिनके रूट से MS-370 का वापसी का रास्ता मेल खाता था, लेकिन ऐसी कोई कोशिश पायलट द्वारा की नहीं गई।
मलबे के टुकड़े से पता चलता है कि क्रैश बहुत तेज रफ्तार पर हुआ। इससे पता चलता है कि प्लेन अनकंट्रोल्ड था। क्या वाकई में ऐसा हुआ? तो इस थ्योरी को ना तो नकारा गया ना ही सच माना गया, क्योंकि सैटेलाइट डेटा के हिसाब से रूट बदलना टेक्निकल फेलियर मैच नहीं खाता। रूट बदला गया तो सिर्फ और सिर्फ पायलट के द्वारा बदला गया। और थ्योरीज की बात करें तो अमेरिका, एलियंस और हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया से सभी बेहोश हो गए। ज़्यादा ऊंचाई होने की वजह से कॉकपिट और प्लेन में प्रेशर कम हो गया। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी होने लगी और लोग बेहोश हो गए। प्लेन ऑटो पायलट मोड पर उड़ता रहा। पर इसमें भी एक थ्योरी ये है कि अगर ऑटो पायलट पर उड़ता रहा तो वो तेज प्लेन की स्पीड इतनी तेज कैसे थी? 2005 में ऐसा ग्रीक फ्लाइट हेलियोस 522 के साथ हो चुका था। हालांकि MS-370 का रूट बदलना इस थ्योरी को कमज़ोर कर देता है। अमेरिका ने मार गिराया है। दावा किया जाता है कि MS-370 हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया आइलैंड की ओर गया। यहाँ के अमेरिकी मिलिट्री बेस ने प्लेन को खतरा मानते हुए मिसाइल से शूट कर दिया और डाउन कर दिया, मार गिराया। लेकिन मिसाइल के कोई सिग्नल यहाँ सबूत नहीं मिले, क्योंकि जो सबूत देते हैं क्योंकि अगर ऐसा हुआ भी है तो सबूत मिल ही नहीं सकते, क्योंकि सबूत कौन देगा आपको? सबूत देगी मिलिट्री, और मिलिट्री नहीं मारा तो सबूत मिलेगा कैसे? हवा में बना विमान का मलबा आखिरी मौजूदगी के आसपास ही बिखरता, ना कि हज़ारों किलोमीटर दूर। वहीं अगर अमेरिका ने ऐसे किया होता तो उसे बताना पड़ता। ज़रूरी तो नहीं उसे बताना पड़ता। एलियंस ने हाईजैक किया, वाह, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह पर प्लेन का एक धुंधला वीडियो वायरल हुआ था। कुछ पोस्ट भी हुई। में दावा किया गया कि MS-370 को एलियंस ने किडनैप कर लिया और उसे वर्म होल या अंतरिक्ष में कहीं गायब कर दिया। लेकिन सैटेलाइट हैंडशेक डेटा ने फ्यूल खत्म होने तक प्लेन को ट्रैक किया। प्लेन का मलबा मिला और बोइंग ने इसकी पुष्टि की। मलबे को ड्रिफ्ट मॉडल के हिसाब से जियो लोकेट भी किया गया। दुनिया के सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है। गायब होने के बाद मलेशिया ने 15 प्लेन और 9 फ्लाइट से MS-370 की खोज शुरू की थी। चीन, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस और अमेरिका भी इस काम में जुट गए थे। शुरुआती खोज समुद्र की सतह पर की गई, क्योंकि अगर प्लेन क्रैश होता तो उसका मलबा कुछ दिन समुद्र के ऊपर ही तैरता मिलता, लेकिन नहीं मिला। मलबा नहीं मिला तो ब्लैक बॉक्स की असफल तलाश शुरू हुई। ब्लैक बॉक्स में प्लेन का पूरा डेटा और पायलट की बातचीत रिकॉर्डेड होती है, जो कि अक्सर देखने को मिलता है। जैसे भारत में अभी एक प्लेन क्रैश हुआ था तो उसका भी ब्लैक बॉक्स खंगाला गया। क्रैश के बाद 50 दिनों तक 40 शिप और कई एयरक्राफ्ट के जरिए 46 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में खोज हुई, और लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ तो बात है गाइस, कहीं तो गया विमान। 200 मिलियन का सर्च ऑपरेशन। जिस इलाके में मलबा होने की आशंका थी वो हिंद महासागर का दुर्गम इलाका है। यहाँ का अंडर वाटर रूट कोई नहीं पहचानता। अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें और ज्वालामुखी हैं। करीब 1,20,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में सर्च ऑपरेशन चला। 3 साल और करीब $200 बिलियन खर्च करने के बाद भी प्लेन को ढूंढा नहीं जा सका। इसीलिए तो इसे कहते हैं मिस्टीरियस ऑपरेशन। जनवरी 2017 में ऑपरेशन बंद करना पड़ा। यह अब तक का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन और अनसक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। प्लेन क्रैश की जगह पता चली जब सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ ही था कि ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट डेविड ग्रिफिन की नई रिसर्च ने प्लेन की सटीक और क्रैश साइट के बारे में पता लगा दिया। 2015 में MS-370 का एक टुकड़ा पश्चिमी हिंद महासागर के रीयूनियन आइलैंड पर मिला था। ग्रिफिन ने क्रैश वाले दिन हिंद महासागर में चल रही हवाओं के आधार पर यह ट्रैक किया यह हिस्सा किस तरह रीयूनियन आइलैंड पर आया होगा। उसकी रिवर्स जर्नी कराई और 7th आर्क में एक पॉइंट बताया, साउथ 35, जहां प्लेन क्रैश हुआ होगा। खास बात यह थी कि इस साइट पर अब तक कोई सर्च ऑपरेशन ही नहीं किया गया। इस पॉइंट पर 2018 में एक प्राइवेट कंपनी ने वाटर व्हीकल के जरिए सर्च की। कंपनी ने कहा था कि अगर प्लेन नहीं मिला तो कोई फीस नहीं लेंगे।
और 3 महीने 1,12,000 किलोमीटर की एरिया में सर्च हुई, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं मिला। प्लेन के टुकड़े मिले, लेकिन गुत्थी फिर भी नहीं सुलझी। खोज करने वाले दल को 30 से ज़्यादा टुकड़े मिले जो MS-370 के हो सकते थे, लेकिन है या नहीं ये कह नहीं सकते। इसमें से सिर्फ 3 टुकड़ों को कंफर्म किया जा सका, वो गायब हुई फ्लाइट के थे। जुलाई 2015 में सबसे पहले हिंद महासागर के ही रियूनियन आइलैंड पर प्लेन के राइट विंग का टुकड़ा मिला। 2016 में मॉरिशस के बर्नार्ड आइलैंड पर प्लेन के बाएं विंग पर लगे बाहरी फ्लैप का किनारा मिला, और इसी साल तंजानिया के पेम्बा आइलैंड से दाएं विंग का एक फ्लैप मिला। इन टुकड़ों से यह तो साफ हो गया कि प्लेन कहीं गायब नहीं हो गया या जमीन पर क्रैश नहीं हुआ, बल्कि समुद्र में ही कहीं क्रैश हुआ था। लेकिन प्लेन गया कहाँ? क्या वो समुद्र की गहराइयों में खो गया? MS-370 की खोज फिर से शुरू क्यों की गई जब इसमें फ़ायदा नहीं या इसमें इतना खर्च है, तो फिर क्यों शुरू किया गया? तो वह फ्लाइट गायब होने के करीब 12 साल बाद 31 दिसंबर 2025 को इसे फिर से शुरू किया गया। इसे खोजने वाली अमेरिकी प्राइवेट कंपनी ओशन इन्फिनिटी वही है जिसने 2018 में 3 महीने का सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन तब कंपनी नाकाम रही। पर अब ओशन इन्फिनिटी ने मलेशिया की सरकार से डील किया है कि अगर उन्हें MS-370 मिल गया तो सरकार उन्हें $70 मिलियन यानी 630 करोड़ रुपए देगी। वहीं अगर प्लेन नहीं मिला तो कंपनी कोई फीस नहीं लेगी। मतलब सारा प्लेन कंपनी के खर्चे पर किया जाएगा, और कंपनी अगर यह ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो कंपनी को 630 करोड़ मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं होता है तो नहीं होंगे। और अमेरिका की कंपनी का यह ऑपरेशन अपने हाथ में लेने का रीज़न ये भी है क्योंकि गाइस ये कंपनीज दुनिया की सबसे महंगी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करती हैं। कंपनी 55 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाने वाली है। इस दौरान कंपनी के अंडर वाटर व्हीकल समुद्र के अंदर का 3D मैप बनाएंगे। देख रहे हो गाइस, मतलब क्या लेवल टेक्नोलॉजी है। ओशियन इन्फिनिटी दुनिया की सबसे महंगी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाली कंपनी। इसमें लेज़र और आवाज़ से दूरी पता करने वाले डिवाइस लगे हैं, जिनके ज़रिए अंडर वाटर व्हीकल 6000 मीटर तक की गहराई का एरिया मैप कर सकता है कि आखिर 6000 डिग्री तक की गहराई में क्या है। व्हीकल यह भी पता करके बता सकता है कि समुद्र के अंदर कौन सी चीज़ किस मेटल की है। इन मशीनों को चलाने के लिए समुद्र के अंदर किसी ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि आजकल हमको देखने को मिलता है, जैसे रोबोट्स और जैसे प्लेन्स होते हैं। तो मेरे वर्ड नहीं आ रहा है मेरे को, क्या बोलते हैं उसको, मैं बाद में बताऊंगा जैसे मेरे को वर्ड याद आता है। यह एक बार में करीब 100 घंटे तक पानी के अंदर रह सकता है। कंपनी की एक मशीन करीब $8 मिलियन की है। एक मशीन की वैल्यू $1 मिलियन की है, सॉरी $8 मिलियन की, और कंपनी का ऑपरेशन ही $70 मिलियन का है। और फिर भी लेकिन इससे कंपनी की वैल्यूएशन बहुत बढ़ेगी। फरवरी 2025 में भी कंपनी ने सर्च ऑपरेशन किया था, लेकिन सिर्फ 22 दिन बाद अप्रैल 2025 खराब मौसम के कारण इसे बंद करना पड़ा था। 12 साल पहले गायब हुए प्लेन को खोजना आखिर ज़रूरी क्यों है? तो दुनिया भर में हर दिन 1 लाख से ज़्यादा कमर्शियल फ़्लाइट्स उड़ान भरती हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल इनकी सुरक्षित मूवमेंट करवाता है। प्लेन के अचानक गायब होने से और इसकी वजह आप तक पता न चलने से इस पूरे सिस्टम की कमी का पता नहीं लगा है। इससे हादसा दोबारा होने का खतरा बना हुआ है कि दोबारा ऐसा हुआ तो क्या किया जाएगा। एविएशन जर्नलिस्ट और MS-370 के इन्वेस्टिगेटर जेफ वाइस का कहना है, यह मामला इतना बड़ा है कि इसे यूं ही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब तक हम उस दिन क्या हुआ था यह पता नहीं लगा लेते, हम हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। तब तक यह कहना भी असंभव होगा कि ऐसा दोबारा नहीं हो सकता। एविएशन जर्नलिस्ट जोश आयर कहते हैं कि MS-370 के अचानक रडार से गायब होने के बाद उसे ट्रैक ही नहीं किया जा सका।
सो थैंक यू सो मच गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।